फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। 70th बीपीएससी 70वीं बीपीएससी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और इसके रिगार्ड में हमें अभी क्या करना चाहिए, आई विल टॉक अबाउट दैट। सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़िले के सेंटरों पर अलग सेट के पेपर होंगे। यानी अगर एक ही ज़िला है उसमें कई सारे सेंटर्स होते हैं तो उसमें अलग अलग सेंटर पे अलग अलग पेपर छपेंगे और उसमें क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग होंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ कि क्या चेंजेस होने जा रहे हैं और आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखनी चाहिए। थोड़ा सा मैं पढ़ भी देता हूँ ताकि आपको चीज़ें इजी हो जाएंगी। यहाँ आप देखिए लिखा है कि एक ही ज़िले के अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग प्रश्न पत्र मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक ज़िले में 10 सेंटर हैं तो 10 सेंटर पर अलग अलग प्रश्न पत्र होगा और बहुत सारे पेपर तैयार किए जाएंगे। ए से लेकर के जेड तक का इस तरह का कई सेट तैयार किया जाएगा। आगे लिखा भी है, एक सेंटर के प्रश्न पत्र के क्रमांक में 96% तक का बदलाव होगा। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेट आपको मिलता है, वही सेट आपको दोस्त को मिलता है एक ही सेंटर पे, तो उसमें भी जो क्वेश्चन का नंबरिंग होगा उसमें भी कई सारे लोग ये गलती मत कीजिएगा कि किसी का देख करके और आपने टिक कर लिया। 96% तक क्वेश्चन बदले रहेंगे। गलती से भी किसी का देख करके आपको टिक वैसे भी नहीं करना चाहिए और आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और ये सब नकल रोकने के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। और A to Z बहुत सारे सेट बनाए जाएंगे और ये कई रंगों में होंगे। जैसे पहले 4 रंग में पेपर छपते थे तो अलग होंगे, यहाँ बता दिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इस बार का पेपर होगा ना, वो पहले की अपेक्षा अगर आप यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 69 बीपीएससी की अपेक्षा ये पेपर टफ आने वाला है। हम इस पे लास्ट में बात करेंगे कि हमें क्या करना है। साथ में यहाँ ये भी लिखा है कि यह प्रश्न पत्र जो अन्य राज्य हैं उनके मुकाबले जो वो पेपर लेते हैं उनके स्टैंडर्ड से ये ज़्यादा टफ पेपर बनाया जाएगा। झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित सबके। लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी में आप बदलाव ला सकते हैं। अगर टफ है तो इट विल बी फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, तो उसमें सबके लिए टफ होगा। ईजी होगा तो सबके लिए होगा। जैसे अगर आप देखेंगे 67th बीपीएससी का पेपर तो ईजी नेचर का था, तो सबके अच्छे मार्क्स आ रहे थे। मतलब उस समय तो अगर कोई कहता था कि मेरे 100 आए हैं तो उसको कोई मतलब पूछ ही नहीं है, क्योंकि 100 क्या ही था, कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से जैसे उस समय स्कोर ऐसे आते थे लोगों के 120 आ रहे हैं, 118 आ रहे हैं, तो इस तरह के स्कोर आए थे। तो आप यहाँ पे सब कुछ है कि प्रश्न पत्रों की छपाई कैसे होगी, उसका परिवहन कैसे होगा, ट्रेजरी तक कैसे, ये सारी चीज़ें। कि जो प्रश्न पत्र छपेगा ना वो केवल बिहार में नहीं छपेगा और किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। ये नहीं कि आपको लग रहा होगा कि बीपीएससी जो है वो पटना में पेपर छपवाएगा, नहीं। ये पेपर लिखा है अखबार के माध्यम से कि यह पेपर अलग अलग राज्यों में छपेगा और अलग अलग जिलों में छपेगा, ठीक है। और फिर एक जगह उसको लाया जाएगा और उस पर कोडिंग होगी। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीएम को सूचना दी जाएगी ये सब काम का नहीं है, जीपीएस ट्रैकर लगेगा। ये तो ठीक है, आयोग कर रहा है, अच्छी बात है। आपके लिए ये काम का है कि नहीं, ये नहीं, आगे हम उस पर बात करेंगे। ये जैसे एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा है, काफ़ी अच्छी बात है कि जो वाहन होगा उसके साथ अधिकारी भी जाएंगे और एक कर्मचारी भी रहेंगे और कमांडोज भी साथ में रहेंगे, ताकि अगर कोई बीच में छेड़ने की कोशिश करे तो वो रहे। और परीक्षा जब से सेंटर कोई बन जाएगा, कोई भी सेंटर, तो उसके बाद उसमें कोई छेड़खानी ना करे, उसके लिए उसको विशेष निगरानी में रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि ताकि कोई भी लीक होने की समस्या ना रहे पेपर का। क्योंकि एक बार अगर पेपर लीक होता है तो विद्यार्थियों का मनोबल बहुत ही डाउन होता है, प्लस स्टेट की भी बदनामी होती है और उसके बाद वो अधर में लटक जाता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, वो पेपर लीक कहाँ से हुआ, काफ़ी डिले हो जाता है। अगर आपने अभी यूपीपीएससी का देखा होगा तो अभी बहुत सारा वो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है यूपीपीएससी में भी। जो 27 अक्टूबर को पेपर होना था, अब नोबडी नोज कि वो पेपर कब होगा, टलेगा नहीं टलेगा। बहुत सारा उस पर क्वेश्चन चल रहा है क्योंकि 2 शिफ्ट में होना था, बट अब जो है 1 शिफ्ट में होने की बात हो रही है। तो अब देखिए क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद पेपर टले। अगर टलता है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नेक्स्ट टारगेट बीपीएससी ही होगा, क्योंकि उसके बाद जो अगला पेपर है वो बीपीएससी का ही है। तो पेपर तो वैसे भी टफ होने वाला है, क्योंकि इमेजिन करो ना, जो छात्र अगर पहले से यूपीपीएससी के लिए 3 महीने पहले से पीटी पढ़ रहा है, 4 महीने पहले से, या बीपीएससी के लिए भी जो छात्र पढ़ रहा है, तो वो तो बहुत अच्छे से तैयार हैं, आपको उनसे कम्पीट कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा। चेयरमैन सर का यहाँ बयान भी है। उन्होंने कहा है कि कदाचार को रोकने के लिए हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं और पेपर सेट की संख्या अधिक होगी और प्रश्नों की क्वालिटी बेहतर होगी। इन्होंने भी साफ साफ कहा है
यानी ये बात तो बिल्कुल अखबार वाले ने खुद से नहीं छापा है, यानी कि ये बात ऑलमोस्ट तय हो गई है कि पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। नाउ इसमें आपको क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सेक्शन हो, अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो किसी भी सेक्शन को आपको लाइटली नहीं लेना है। क्योंकि अगर कई सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और कुछ पॉलिटी, तो इन पे जो है, जैसे इन पे और इन पे, इकोनॉमी और पॉलिटी पे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और साइंस एंड टेक में पहली बार साइंस एंड टेक का देखने को मिला एक्सप्लिसिटली, मतलब कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। उसके पहले अगर आप देखते थे तो जनरल साइंस बिहार पूछता था, तो हो सकता है कि इसकी संख्या इस बार ज़्यादा बढ़ जाए साइंस एंड टेक की। और तो क्या आपको जनरल साइंस इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको जनरल साइंस को भी फोकस करना है और साइंस एंड टेक भी करना है। पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो या कोई भी सेक्शन हो सकता है सिर्फ इनमें पिछली बार आपको देखने को मिला। और अगर बीपीएससी का दावा है कि हम उससे पेपर टफ बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो किसी और सेक्शन में भी ये बात इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो मतलब करेंगे क्या, जो मुझे लगता है कि जो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कर देंगे। इसके साथ अब समस्या क्या आएगी? देखिए, इसके साथ समस्या कोई नहीं है। जैसे कोई सवाल था, एक लाइन का सवाल था और ऐसे उत्तर थे, तो अगर आपको पता है तो आपको वहाँ पे तुरंत नंबर मिल जाता था। अब इसमें क्या होगा कि एक कोई सवाल आया, जैसे कि मान लीजिए कि एजीआई हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इनके बारे में अब हो सकता है कि 3 स्टेटमेंट बनाया जाए और उसको जो है 1 2 3, अब उसमें बनेगा कि 1 और 2 करेक्ट हैं, फिर इसमें बनेगा कि 1 और 3 करेक्ट हैं, सी में बना दिया कि 1 2 और 3 करेक्ट है, और डी में बना दिया कि 2 और 3 करेक्ट हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में अब आपको मतलब तीनों ही स्टेटमेंट को जानना जरूरी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट जानने के बाद भी निकल जाए, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन उन्होंने कैसा दिया है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपके लिए ये हो जाता है कि मतलब आप बीच वाला पार्ट नहीं खेल सकते। बीच वाला पार्ट का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता था, हल्का भी इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो क्वेश्चन निकल जाता था। अब क्या होगा, ऊहापोह की स्थिति हो जाएगी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन निकल गया, इन दोनों में डाउट हो जाएगा। अब वो वही होगा कि फिर रिस्की है, अगर गलत हुआ तो फिर आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे। खैर, वो एक अलग मुद्दा है कि अगर 2 क्वेश्चन में डाउट हो तो कितना सॉल्व करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विल टॉक अबाउट दैट सेपरेटली। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें एक और जो मेजर डिफिकल्टी मुझे दिखती है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट का ये दिखता है। क्योंकि देखिए, अन्य आयोग में, जैसे अगर यूपीएससी के तर्ज पे, मैं एक और चीज़ लिख देता हूं कि यूपीएससी के तर्ज पे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसके लिए आप तैयार रहें। जैसे सपोज, इससे लेकिन डरना क्यों है आपको? इसमें कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या जो हमारे रिसोर्स हैं हम उस रिसोर्स को बदलें? तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपके रिसोर्स बिल्कुल सेम रहेंगे। बस होगा क्या ना कि जैसे मैंने बताया ना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो आप लाइटली पढ़ रहे थे, 1-2 स्टेटमेंट पढ़ के भी हल्का सा भी आप पढ़ के निकल जा रहे थे, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में चर्चा है। वो पूछता है तो हाँ चर्चा है। क्या ये फुल टाइम गवर्नमेंट के मतलब सरकारी अधिकारी हैं? तो नहीं, ऐसे नहीं है। मतलब इस तरह का, क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस लड़ सकते हैं? इस तरह के जो सवाल होंगे ना, आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जैसे पिछली बार शायद कॉलेजियम सिस्टम पे इन्होंने मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड पूछा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी, तो क्या एक और मन में बात आ सकती है कि क्या 150 के 150 सवाल रहेंगे? यूपीएससी में नहीं रहता 150 का 100 सवाल मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? क्योंकि कोई भी आयोग जब पेपर बनाएगा तो उसको ये भी तो देखना है ना कि टाइम मैनेज, क्या कोई स्टूडेंट पेपर 2 घंटे में 150 क्वेश्चन, उसको 5 मिनट तो टीचर आते हैं, अटेंडेंस फिल करना पड़ता है, उन सब चीज़ों में लग जाता है। तो 2 घंटे का टाइम जो आपको मिला हुआ है उसमें आपको गोला भी भरना होता है, तो वो सारे काम भी हैं। तो वो कर पाएंगे कि नहीं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। तो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन आते हैं तो एट मैक्स मुझे लगता है 50 हो सकता है, एट मैक्स
हो सकता है कि 30 भी रह जाए, हो सकता है 20 भी रह जाए, बट मुझे नहीं लगता। बाकी जो 100 क्वेश्चन होंगे वो तो आपको उसी तरह के मिलेंगे जो नॉर्मल क्वेश्चन है। मतलब ये मेरा अपना कैलकुलेशन है। हो सकता है कि उसमें प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, कि अगर बहुत इजी क्वेश्चन पूछ देता था बीपीएससी की, बताइए पहले आप देखे होंगे क्वेश्चन, तो बार बार एक क्वेश्चन आता था कि बिहार से जो है कौन से लीडर थे जिन्होंने 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, या बिहार से 1857 की रिवोल्ट किस जगह पे हुई थी, इस तरह की चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी। तो हो सकता है कि इससे थोड़ा, अब देखो कोई भी पेपर बनता है ना तो उसमें इजी नेचर के भी क्वेश्चन रखे ही जाते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं अब कोई भी इजी प्रश्न नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इजी, मॉडरेट और टफ, इन तीनों नेचर के प्रश्न को अभी भी इंक्लूड किया जाएगा। बस ये होगा कि अगर इजी नेचर के प्रश्न मान लो कि 150 में अगर 75 आते थे तो इसको 10 घटा दिया और उसको मॉडरेट नेचर में लेके चले गए, और मॉडरेट नेचर के 5 क्वेश्चन को इधर ऐड कर दिया, बस हो गया पेपर आपका स्टैंडर्ड। इतना ही अंतर आएगा और वो सबके लिए टफ होगा। बस आपको ये करना है कि आप इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। तो और यूपीएससी का अगर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है, और यूपीपीएससी का भी अगर क्वेश्चन पेपर अगर 5 सालों का भी, अगर लास्ट 5 ईयर्स का भी आप देख लेते हैं, तो मुझे लगता है वो आपको एक कॉन्फिडेंस दे देगा। देखो मतलब आपको क्वेश्चन पेपर इसलिए नहीं देखना है कि वहाँ से बहुत नॉलेज गेन करना है, बल्कि आप प्रैक्टिस हो जाए आपका कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस को मुझे देखना है। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो रिवीजन ही है, और ये मैं एक बार नहीं 1000 बार इस चीज़ को दोहरा चुका हूँ। और आपको कभी भी किसी दूसरे को देख करके अपने प्रिपरेशन में भी बदलाव नहीं डालना है कि सामने वाले ने ये पर्टिकुलर बुक पढ़ा है या ये पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर रहा है और आप इस समय वो बुक को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास करना है और उसको रिवाइज करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।